हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। बेटा सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवानी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके हमारे ऑलरेडी 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा इसका है 11th लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक लेके आए हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10 लेक्चर्स में क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने 10 लेक्चर में पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले तो देखो, हमने आपको अभी तक 10 लेक्चर में जो भी पढ़ाया ना, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को वो सारी चीजें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, बिकॉज वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब जो चीजें आएंगी इस लेक्चर के बाद और ये लेक्चर भी इंक्लूड, जो भी चीजें आएंगी वो बहुत इजी होंगी। ठीक है, वो ये चीजें आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी। और मतलब अभी भी जो पॉलिनेशन से पहले वाला पार्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे आपको उन चीजों को याद करना है। ठीक है, तभी वो आपकी एकदम बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएंगी और तभी वो आपकी समझ में आएंगी। जब आप उनको बार बार पढ़ोगे, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी, ठीक है, तभी आपको पक्की लगेंगी वो चीजें कि हाँ अब मुझे समझ आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाँ मैंने पढ़ के रख लिया है, अब मैं एग्जाम के टाइम पे कॉपी खोलूंगा या खोलूंगी, तो बेटा उससे कोई फायदा नहीं है। फिर वो सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा लगेगा कि मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर देखने में भी, लेकिन अगर आप उनको डेली बेसिस पे याद करोगे तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ कि वो आपके लिए इजी करने में, रिवाइज करने में इजी लगे आपको, है ना। और चलो तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं, मतलब चीजें तो हैं कि सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं ज़्यादातर। अब तो एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, बट ज़्यादा जो हमारा पोर्शन होता है वो थ्योरी का पोर्शन होता है। तो थ्योरी में क्या होता है कि आपको थ्योरी आप जितनी भी चीज़ों को समझ लो ना बेटा, लेकिन जब तक आप एक बार थ्योरी को रिवाइज नहीं करके जाओगे ना, मतलब समझ तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक बारी अपनी आंखों से देख के नहीं जाओगे चीज़ों को तो आप वहाँ पे लैंग्वेज नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए मैं मतलब साथ साथ ये भी मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ लैंग्वेज की चीज़ें भी अच्छे से बताती जाऊँ। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही बेसिक है, ये मैंने वैसे भी आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बारी मैं इसका मतलब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि मोटा मोटी आपको अगर बाद में रिवाइज करना हो तो एक बार आपको सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई दिख जाए। ठीक है, तो आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हमारा पॉइंट है वो है हमारे पास पॉलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, pollen grains are transferred to stigma of same और genetically similar flower। सेल्फ पॉलिनेशन के पे मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक होता है हमारे पास ऑटोगैमी, एक होता है जिटेनोगैमी। दोनों ही हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं। ठीक है, उन दोनों में क्या होता है बेटा, उन दोनों में हमारे पास होता है कि हमारे पास जो फ्लावर है वो सेम प्लांट में लगा होता है, सेम प्लांट में लगा होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, क्योंकि उसी ही प्लांट में हमारे पास क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि उसी प्लांट में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास एक ही प्लांट में है तो हम उस प्लांट को क्या बोलेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। लेकिन तो सुनो, ध्यान से सुनो, बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, बाइसेक्सुअल प्लांट का होना जरूरी है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना कब जरूरी है? फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना और प्लांट का बाइसेक्सुअल होना इज नॉट द सेम थिंग। ठीक है, प्लांट का बाइसेक्सुअल होने का मतलब है कि फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक प्लांट में हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है, मेल अलग से और फीमेल अलग से। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही फ्लावर प्रेजेंट हो और उसी फ्लावर के अंदर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो।
इस कंडीशन में जो हमारे पास जो फ्लावर होगा वो हमारे पास होगा बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि प्लांट में 2 फूल लगे हैं अलग अलग, लेकिन एक फूल में हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरे फूल में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्लांट तो इस केस में भी बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन फ्लावर हमारे पास क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। समझ आ रही है आपको बात? प्लांट बाइसेक्सुअल 2 केस में हो सकता है, मतलब कि 2 केस में हो सकता है, या तो जो फ्लावर उसमें लगे हैं वो हमारे पास बाइसेक्सुअल हो, तो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा ही सही। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन 2 टाइप के फ्लावर है ना, मेल भी है फीमेल भी है, तो एक ही प्लांट में लगे हैं, तो वो प्लांट हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेक्स उसमें प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? तो वही है कि पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, ठीक है। सेम फ्लावर का मतलब क्या है, सेम फ्लावर का मतलब है फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है, फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल है। लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर तो एक ही प्लांट में लगे हैं ना, दोनों फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में लगे, इसका मतलब है उन फ्लावर जेनेटिकली तो वो फ्लावर सेम होंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये बात बोल दी गई है बेटा कि ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। दूसरी बात हमारे पास आती है एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। जो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो एंथर होता है और स्टिग्मा होता है ना, उसको साइमल्टेनियसली हमारे पास क्या होना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है, या फिर हमारे पास साइमल्टेनियसली मैच्योर होना पड़ता है, ताकि जब स्टिग्मा हमारे पास मैच्योर हो और एंथर हमारे पास मैच्योर हो, ठीक है। एंथर मैच्योर हुआ, एंथर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज करा, भाई स्टिग्मा भी तो रिसेप्टिव होना चाहिए ना। अगर स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम उन पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास स्टिग्मा और हमारे पास एंथर है, उन दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सेम होना चाहिए। किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। pollen grains are transferred to the stigma of genetically different flower. Of course क्रॉस पॉलिनेशन है तो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होंगे। फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब है प्लांट शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब है जिस प्लांट से हमारे पास पॉलन ग्रेन आ रहा है और जहां पे वो पॉलन ग्रेन जाके लैंड कर रहा है, इसका मतलब स्टिग्मा वाला प्लांट, वो दोनों प्लांट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। वो दोनों प्लांट हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए। अब फ्लावर हमारे पास वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है लेकिन ये वाला फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल है, इससे एंथर पॉलन ग्रेन आने वाले हैं, इसे स्टिग्मा पे जाने वाले हैं, तो इसका बाइसेक्सुअल होने से कोई मतलब नहीं और इसके यूनिसेक्सुअल होने से हमारे पास कोई क्या नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट स्टिग्मा को क्या ही फर्क पड़ता है ना। हमें चाहिए कि हमारा पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट में जाना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये फ्लावर अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास सिर्फ दोनों फ्लावर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो गई। दूसरी बात इसके बारे में है कि दे मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, दैट इज प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगामी। ये वर्ड्स आपको अभी नहीं आपको ध्यान रखने हैं, आप इतना रखो कि दे मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। समझ आ रही है बात? इन वर्ड्स को अभी ये वर्ड्स आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। जेनेटिक्स में इन वर्ड्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, अभी आप इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप इतना ध्यान रखो कि इसमें जो हमारे पास मैच्योरिटी टाइम है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि एक फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करना है। अगर फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन देखो अगर एंथर और स्टिग्मा, उसमें दोनों जो एंथर और स्टिग्मा है
वो सेम टाइम पीरियड पे अगर मैच्योर हो जाएंगे तो वहां से एंथर रिलीज होंगे, उस स्टिग्मा पे आ जाएंगे, वहां से वो पॉलिनेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हमको तो ऐसा करवाना ही नहीं है। तो जहाँ पे हमको चाहिए, जहाँ पे हमको जरूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, है ना, जहाँ पे मतलब हमको नहीं, नेचर को जरूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, तो वहां पे नेचर क्या करता है, वहां पे हमारे पास नेचर स्टिग्मा और एंथर का जो मेच्योरिटी टाइम है ना, उसको क्या कर देता है, डिफरेंट कर देता है कि अलग अलग टाइम पे भाई तुम मेच्योर होंगे, है ना। पहले ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा मेच्योर हो जाए और उसके ऊपर आके कोई अदर पॉलन ग्रेन आके उसके ऊपर क्या कर जाए, लैंड कर जाए और वहां पे वो अलग से पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। और वो जो एंथर है वो हमारे पास ऐसे की ऐसे ही रहे, ठीक है। मतलब कि बाहर वाले एंथर ने आके पहले ही जाके स्टिग्मा को क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, है ना। और या फिर क्या होगा कि एंथर तो मैच्योर हो गया, एंथर ने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया, लेकिन हमारे पास जो स्टिग्मा था, उसी फ्लावर का स्टिग्मा था, वो हमारे पास अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो बेटा इस केस में भी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। समझ आ गई बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि थर्ड पॉइंट ये है कि इट अकर्स इन ओपन एज वेल एज क्लोज्ड फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ओपन फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इट अकर इन बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास क्लोज फ्लावर में भी हो सकता है, ओपन फ्लावर में भी हो सकता है, क्योंकि क्लोज फ्लावर जो होगा, क्लोज फ्लावर का मतलब होता है क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस होगा, फ्लावर क्लोज होगा, फ्लावर क्लोज होगा, इसका मतलब है कि फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर जो है वो क्लोज भी है, उसके अंदर पॉलिनेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जो है गैमीट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉलिनेशन तो हो रहा है लेकिन फ्लावर तो क्लोज है, फ्लावर क्लोज है, पॉलिनेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें क्या है, उसमें हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों फ्लावर में प्रेजेंट हैं। तो फ्लावर हमारे पास क्लोज हैं, लेकिन फ्लावर क्लोज है लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो भी हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन पॉसिबल है। और वो पॉलिनेशन कैसा हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि सेम ही फ्लावर में हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेम प्लांट में सेम फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरे हमारे पास कंडीशन है कि ओपन फ्लावर में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ओपन फ्लावर में कि फ्लावर हमारे पास चैस्मोगैमस है, ठीक है, लेकिन दोनों का हमारे पास मेच्योरिटी पीरियड सेम है। तो जैसे ही एंथर ने हमारे पास पॉलन ग्रेन रिलीज कर, स्टिग्मा ने रिसीव कर दिया, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दैट कंडीशन विल आल्सो फुलफिल, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा है, इट अकर इन ओनली ओपन फ्लावर। ऑफ कोर्स क्लोज फ्लावर में तो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर क्लोज है, बाहर से तो हमारे पास कोई और आ ही नहीं सकता है उसको पॉलिनेट करने के लिए, स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन के लिए कोई और पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स ये हमेशा ओपन फ्लावर में होगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप दे रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है, इट इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर प्लांट। ऑफ कोर्स इट इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर प्लांट, कॉज हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि उसी प्लांट का हमारे पास फ्लावर है, उसी प्लांट का फ्लावर है, उसी प्लांट का हमारे पास एंथर है, उसी प्लांट का स्टिग्मा है, ठीक है। तो क्या है कि वहां से एंथर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज करा और वहां पे स्टिग्मा ने उसको रिसीव कर दिया। तो क्या यहाँ पे किसी एजेंट की जरूरत पड़ी, क्या किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। तो जब पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें फ्लावर में सेंट्स की जरूरत नहीं होगी, हमें फ्लावर में नेक्टर की जरूरत नहीं होगी, हमें फ्लावर में किसी कलराइजेशन की जरूरत नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें किसके लिए चाहिए हमें, ये सारी चीजें हमें चाहिए एजेंट के लिए, पॉलिनेटर के लिए, और पॉलिनेटर की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बेटा फ्लावर के लिए ये इकोनॉमिकल होगा, ये फ्लावर के लिए नॉन इकोनॉमिकल होगा, कॉज इसमें क्या हमें क्या चाहिए, द प्लांट हैज टू प्रोड्यूस है, ये अलग है, ठीक है, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें प्लांट को लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनेटर आएगा वो पॉलन्स को रिसीव करेगा अपने पैरों में, या फिर कहीं पैरों में उसके चिपक जाएंगे, कुछ वो अपने मुंह में लेके जाएगा कहीं भी, तो कुछ छूट जाएंगे,
कुछ कहीं और किसी जगह बैठ के जाके बैठ गया, कुछ वहाँ छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन को बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, मतलब प्लांट करता है, ठीक है। नेक्टर चाहिए, ऑफ कोर्स नेक्टर चाहिए, नेक्टर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा, एजेंट नहीं आएगा, ठीक है, पॉलिनेटर नहीं आएगा। सेंट चाहिए, सेंट चाहिए अट्रैक्शन के लिए, पॉलिनेटर के लिए, और कलराइजेशन चाहिए, वो भी हमारे पास अट्रैक्शन के लिए चाहिए ताकि जो पॉलिनेटर है वो आए और अट्रैक्ट हो और हमारे पास वहां पे पॉलिनेशन करके चला जाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सटर्नल एजेंसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत ही नहीं है, प्लांट से डायरेक्टली पॉलन ग्रेन आएगा, वहीं के स्टिग्मा में जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, नो नीड ऑफ एनी पॉलिनेटर। इट इज एसेंशियल दैट इज डिपेंडेंट ऑन एजेंसी। एजेंसी का मतलब यहाँ पे एजेंट से है, ठीक है, एजेंट से है हमारे पास एजेंसीज का मतलब। और एजेंट आपको पता है दो टाइप की, कल ही मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से एजेंसीज एजेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विंड और वाटर, और बायोटिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, ये सारी हमारी किस चीज में आती हैं, बायोटिक में आती हैं। फिर हमारे पास है यंग वंस आर होमोजाइगस। देखो बेटा, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है when you inherit same allele of the gene। सेम एलील ऑफ द जीन का मतलब पता है आपको, देखो सेम एलील का मतलब होता है, आपको पता है जीन में हमारे पास दो टाइप की एलील होती है, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। अगर हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन होगी तो हमारे पास इस तरीके के एलील्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके के एलील आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा जो हमारे पास, हाँ इस तरीके का भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो होमोजाइगस होंगे। होमोजाइगस क्यों होंगे, होमोजाइगस इसीलिए होंगे बेटा, होमोजाइगस इसीलिए होंगे क्योंकि सेम ही प्लांट पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। देयर इज नो वेरिएशन अकर, देयर विल बी नो वेरिएशन अकर इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं होता है क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ मतलब देखो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में उसी प्लांट का हमारे पास क्या है, मेल है, उसी प्लांट का फीमेल है, ठीक है। उस प्लांट की हमारे पास जेनेटिक्स तो सेम होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट, एक फ्लावर की जेनेटिक्स अलग है, दूसरे फ्लावर की जेनेटिक्स अलग है, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। किसी भी फ्लावर की हमारे पास क्या होंगी, किसी भी सेम प्लांट की, अगर उस प्लांट में सेम तरीके के फ्लावर लगे हैं तो उनकी जो जेनेटिक्स होगी उन दोनों फ्लावर की सेम होगी। और अगर हमारे पास जेनेटिक्स दोनों फ्लावर की सेम है, ठीक है, जेनेटिक्स दोनों फ्लावर की सेम कैसे है, जैसे कि एक फ्लावर की जो मतलब जो पूरा प्लांट है उसकी जेनेटिक्स हमारे पास टी है, ठीक है, उसकी जेनेटिक्स टी है। तो क्या है कि मेल फ्लावर जो होगा उसकी जेनेटिक्स भी टी होगी और फीमेल फ्लावर होगा उसकी जेनेटिक्स भी टी होगी। तो जो हमारे पास नया जो बनेगा उसकी जेनेटिक्स भी तो टी ही होगी, ठीक है, उसकी जेनेटिक्स भी क्या होगी बेटा, टी होगी। इसका मतलब है उसके जो एलील है वो हमारे पास सेम होंगे, इसका मतलब है वो होमोजाइगस होगा। यहाँ पे हमारे पास यंग वंस आर हेट्रोजाइगस। यंग वन क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस क्यों होंगे, मे बी जो फीमेल प्लांट है वो हमारे पास टी है, जो मेल प्लांट है उसका जो हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड्स में भी आप लोगों को अभी इस स्टेज पे समझना है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि आप 12th क्लास के बच्चे हो। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर ये चीज़ें भी आपको अभी तक अगर अभी तक मतलब इस स्टेज पे अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही है ये क्या है एलील जीन, है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस पॉइंट को आप सिर्फ याद रख लो अभी के लिए कि होमोजाइगस होता है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। बाद में जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि यहाँ पे हमारे पास कैसी कंडीशन होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। सेम यहाँ पे आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ से ऐसा होता है कि एक टी यहाँ से आया, ये वाला छोटा टी यहाँ से आया, तो जो नया प्लांट है उसकी हमारे पास जेनेटिक्स क्या हो जाएगी, एक छोटा टी बड़ा टी हो जाएगी। ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है,
ठीक है। इसके जो पॉलन ग्रेन है इसमें से हमारे पास पॉलन बनता है, उस पॉलन की जेनेटिक्स टी है, यहाँ पे एग है, एग से हमारे पास मतलब जो वो बने गैमिट्स बने, गैमिट्स बन के मियोसिस होके यहाँ से एक छोटा टी आया, तो एक छोटा टी एक बड़ा टी, तो ये हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ बना देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, ऐसा बन रहा था। तो ये देखो होमो, होमो मतलब सेम बन रहा है, और ये डिफरेंट बन रहे हैं, हेट्रो बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एजेंसीज मतलब एजेंट। ओके, देन हमारे पास और पॉइंट्स आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में है। इट प्रोड्यूस प्योर लाइन बिकॉज ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हाँ, प्योर लाइन प्रोड्यूस करेगा। देयर विल बी नो इनब्रिड, मतलब देयर विल बी नो वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, क्योंकि सेम एक ही प्लांट है, उसी प्लांट की जेनेटिक्स है, मेल में भी उसी की जेनेटिक है, फीमेल में भी उसी की जेनेटिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट बनेंगे ना वो प्योर लाइन के बनेंगे। ठीक है, प्योर लाइन के बनेंगे क्योंकि प्योर होंगे, देयर विल बी नो इम्प्योरिटी। आप इससे ऐसे याद रखो, क्योंकि बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, तो ऐसा याद रखो अभी कि इसको प्योर लाइन बोलते हैं, ऐसा प्योर बनेगा। ठीक है, तो प्योर लाइन बिकॉज ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब हमारे पास दूसरे जेनेटिक्स का कोई आता, लेकिन दूसरे जेनेटिक्स का तो आ ही नहीं रहा है, मेल भी उसी जेनेटिक्स का है, फीमेल भी उसी जेनेटिक्स का है, इसका मतलब देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन, देयर विल बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देयर विल बी नो वेरिएशंस। ठीक है, ओके। देन हमारे पास है इट प्रोड्यूस वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा बिकॉज हमारे पास जो प्लांट है उनकी जेनेटिक्स क्या है, अलग अलग है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद है इट कैन नॉट एलिमिनेट हार्मफुल ट्रेट। हाँ, जो सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा वो हमारे पास हार्मफुल ट्रेट को क्या नहीं करता है, वो हार्मफुल ट्रेट को हमारे पास एलिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, क्यों एलिमिनेट नहीं करता है हार्मफुल ट्रेट को, देखो हमारे पास प्लांट है, प्लांट में ही फीमेल है, प्लांट उसी प्लांट में मेल है, तो ही हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, प्लांट शुड बी वन, एक प्लांट है उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो उन दोनों ने जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन किया तो क्या कुछ चीज एलिमिनेट हुई, नहीं हुई, उसी प्लांट का हमारे पास क्या हो गया, मेल में भी मेल में कुछ कैरेक्टर आए, फीमेल में कुछ कैरेक्टर आए, दोनों ने मिला के फिर से वही कैरेक्टर, मतलब ऐसा प्लांट बना दिया जो दोबारा से उसी कैरेक्टर का प्लांट बन गया। ठीक है, तो अच्छे कैरेक्टर हमारे पास नहीं आए, हमारे पास जो थे वही कैरेक्टर आए। और क्या होता है जब हमारे पास बेटा हम टर्म्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम टर्म्स पढ़ते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, आगे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास हम जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं, तो वहीं पे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि हमारे पास क्या रिसेसिव होता है, क्या डोमिनेंट होता है। तो ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एलिमिनेशन हार्मफुल ट्रेट का मतलब होता है हमारे पास रिसेसिव ट्रेट। जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो हमारे पास मोर और लेस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अगर बार बार हमारे पास अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो हार्मफुल ट्रेट जो है, तो वो हार्मफुल ट्रेट हमारे पास हावी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसेसिव ट्रेट आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखो कि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाता है, हमारे पास हार्मफुल ट्रेट का कोई एलिमिनेशन नहीं होता है। इट कैन एलिमिनेट हार्मफुल ट्रेट, उसी का जस्ट अपोजिट। यूजफुल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, यूजफुल कैरेक्टर हमारे पास प्रिजर्व रहते हैं। अगर हार्मफुल एलिमिनेट नहीं होंगे तो यूजफुल भी हमारे पास एलिमिनेट नहीं होंगे, वो हमारे पास जैसे के तैसे रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास नॉट प्रिजर्व्ड, अगर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा कुछ हार्मफुल ट्रेट का तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छे ट्रेट है वो भी चले जाए। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि यहाँ पे हमारे पास यूजफुल कैरेक्टर का प्रिजर्वेशन होता है और यहाँ पे नहीं होता है। नो अडेप्टेबिलिटी इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इनकी कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि बेटा ऐसा है कि सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेम प्लांट में हमारे पास क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। उस प्लांट की जो जेनेटिक्स होंगी आगे वाले प्लांट, आने वाले प्लांट्स की जेनेटिक्स भी वही होंगी। अगर आने वाले प्लांट की जेनेटिक्स वही होंगी तो क्या कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो उसमें हमारे पास नए अच्छे ट्रेट आएंगे ही नहीं, और अच्छे ट्रेट आने का मतलब होता है कि वो हमारे पास हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें उसकी सर्वाइवल, मतलब उसके सर्वाइवल को बढ़ाना।
अगर और अच्छे ट्रेट आएंगे तो वो हमारे सराउंडिंग में उसकी सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगी, है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिएगा। और अच्छे तरीके से उसके जीने का मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या नहीं होगा, उसमें हमारे पास उसमें हमारे पास क्या नहीं होगा, एडेप्टेशन नहीं, मतलब उसमें एडेप्टेशन होगा। अच्छे तरीके से जीने का मतलब है उसमें एडेप्टेशन होगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है बार बार, अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो प्लांट को भी क्या होना पड़ेगा, अपने अंदर अपने एडेप्टेशन को भी क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर की फिजियोलॉजी को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्लांट तब कर सकता है जब वो क्या होगा, जब वो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन से बना होगा, क्योंकि क्या पता जिसके साथ उसने क्रॉस किया हो उसका सर्वाइवल अच्छा हो। ठीक है, अगर उसका सर्वाइवल अच्छा होगा तो जो नया प्लांट बनेगा उसका सर्वाइवल भी अच्छा होगा, है ना। तो अडेप्टेशन हुआ ना, उस प्लांट, एक प्लांट में अडेप्टेशन था, दूसरे प्लांट में अडेप्टेशन नहीं था, तीसरे प्लांट में अडेप्टेशन आ गया, क्योंकि क्या था, एक दूसरे प्लांट में अडेप्टेशन था। तो जब उन पहले और दूसरे प्लांट ने हमारे पास क्या करा, पॉलिनेशन किया, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कुछ जो अच्छा करेक्टर था वो हमारे पास नए प्लांट में आ गए, नए प्लांट में आ गए, चाहे वो हमारे पास अडेप्टेशन हो, चाहे वो कोई भी और करेक्टर हो। ठीक है, तो वो आगे पास ऑन होंगे, और पास ऑन होंगे तो उस प्लांट में हमारे पास वो सर्वाइवल का, वो अडेप्टेशन का करेक्टर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए बोल दिया गया है कि नो अडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी। इट प्रोवाइड अडेप्टेबिलिटी, जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं। जब आप आगे आगे जाके, मैंने आपको बोल दिया कि जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे, जेनेटिक्स पढ़ोगे, MBI POI, MBI का मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, और वहाँ पे आप इनको आंख बंद करके उसके बाद आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स का यूज़ करने का मतलब भी कोई नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आएगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस टॉपिक को से हट के जेनेटिक्स में आ गई तो फिर ये टॉपिक रह जाएगा। इसीलिए आपको ये जो टाइम के साथ साथ है वो सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी, समझाया जाएगा और फिर आपको आ जाएंगी। ठीक है, इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट, ऑफकोर्स इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट, क्योंकि सेम ही प्लांट है, उसी में हमारे पास रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कोई न्यू ट्रेट के आने का कोई चांस ही नहीं है। इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट, नया ट्रेट तो आएंगे, जब दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो नए ट्रेट आएंगे, क्योंकि दोनों के ट्रेट मिलके कुछ अच्छे ट्रेट को हमारे पास प्रिजर्व करेंगे, है ना, बुरे ट्रेट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो इसीलिए नए ट्रेट्स तो आए ना, नए ट्रेट्स तो आएंगे, कुछ हमारे पास रिकॉम्बिनेशन से नए ट्रेट्स बनेंगे, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, हमारे पास न्यू ट्रेट का इंट्रोडक्शन कराता है। डिजीज रेजिस्टेंस इज लो, डिजीज रेजिस्टेंस हमारे पास लो होगी, क्योंकि जब हमारे पास जब हम सेम पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट्स में पॉलिनेशन होता रहता है, तो उसके पास हमारे पास वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, डिजीज रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। ठीक है, वो प्लांट्स हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसको हम बोलते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लेकिन इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस हो जाता है, ऑप्टिमम होता है, मतलब कि कुछ अच्छी कंडीशन में हमारे पास अच्छे अमाउंट में यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस होता है इन प्लांट्स में, क्रॉस पॉलिनेशन में। देयर इज डिक्रीज इन यील्ड, यील्ड में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, इनब्रीडिंग क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग जाता है, मतलब कि फिर वो जो सेल्फ पॉलिनेशन वाली चीज़ें हैं, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेट जो हो रही है ना, उनमें मतलब कि वो रिसेसिव कैरेक्टर आने लग जाते हैं। फिर रिसेसिव कैरेक्टर जब आने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना डिप्रेशन आने, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग जाता है, फिर फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास लो हो जाती है प्लांट की, और यील्ड कम होने लग जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन का जो मेन हमारे पास जो उसका आउटकम है वो हमारे पास है यील्ड का कम हो जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है कि इंक्रीज करता है यील्ड, क्योंकि देयर विल बी नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि देयर विल बी नो सेल्फ पॉलिनेशन। इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, कोई न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये मतलब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी वही चीज़ें सेल्फ पॉलिनेशन में होती है, क्योंकि वहाँ पे भी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा था,
उसको आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, क्योंकि उसी प्लांट, उसी में हमारे पास मतलब वहाँ पे कोई भी बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही थी, है ना, कुछ फर्टिलाइजेशन वगैरह करने के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेम प्लांट में हमारे पास हो रहा है, ब्रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक नई स्पीशीज़ बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे कि एसेक्सुअल में नई स्पीशीज़ का बनना हमारे पास मुश्किल था या फिर नामुमकिन था, यहाँ पे हमारे पास नई स्पीशीज़ का बनना पॉसिबल है। समझ आ गई ये वाली चीज़ें आपको? ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस बिटवीन था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। ठीक है, आगे हमारे पास हमारा जो आज का कोर टॉपिक है वो है हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। आपको एक बारी समराइज में कर देती हूँ। मैंने आपके पास जो पहला लेक्चर शुरू किया था, मैंने आपको बोला था बेटा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा रही हूँ, फिर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक बेटा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सॉरी हाँ, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट छोटा है। ठीक है, इनमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही हम क्या पढ़ते हैं, इलेबरेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम इसमें पहले ही कवर कर लेते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, छोटे छोटे सीड एपोमिक्सेस, और हमारे पास हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, है ना, पार्थिनोजेनेसिस वगैरह छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में मैंने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तीसरी बात मैंने कहा था हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। क्या हम पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। चौथी बात मैंने आपको बोला था हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोला था मैंने आपको कि हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। पांचवी बात मैंने आपको बोली थी कि हम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और छठी बात मैंने आपको बोली थी कि हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, तो इसमें से आपको ध्यान हो अगर, तो हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल भी पढ़ चुके हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ चुके हैं, और पॉलिनेशन भी पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पॉलिनेशन। आज हमारे पास, कल ही खत्म हो गया था, लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था, लेकिन छोटा सा मैंने आपको डिफरेंशिएट बिटवीन भी बता दिया कि ठीक है डायरेक्टली आप उसको पढ़ सको। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है जिसको हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, देन हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हाँ बेटा आते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में पहले मैं आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन ब्रीडिंग क्या होता है ना। आउट ब्रीडिंग आप लोगों को तभी समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि इन ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग देखो क्या होता है, इन ब्रीडिंग क्या होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इन ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग शुरू करने से पहले आपको इन ब्रीडिंग तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या है, इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग बेटा हमारे पास होता है मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल which are closely related। ठीक है, इन ब्रीडिंग का मतलब हमारे पास होता है उन दो इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग करना जो हमारे पास क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कि सिबलिंग्स, जैसे कि कजन्स। ठीक है, क्योंकि उनकी ब्रीड सेम है। ब्रीड का मतलब क्या है, हमारे पास उनकी जेनेटिक्स सेम है। ठीक है, उनकी जेनेटिक्स सेम है और अगर हम उनके बीच में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब आपको पता है, उनके बीच में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो क्या होगा वहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग करवाना। ब्रीड के अंदर ही वहाँ पे क्या करवाना, ब्रीड के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाना या फिर हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन करवाना। ठीक है, अगर हम सेम ब्रीड में रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इन ब्रीडिंग। समझ आ गई बात? ठीक है, अब देखो क्या होता है प्लांट्स में इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है। प्लांट्स में इन ब्रीडिंग का मतलब है हमारे पास कि देखो ये हमारे पास प्लांट है। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है और इस प्लांट में हमारे पास इस तरीके का एक फ्लावर है और फ्लावर में हमारे पास एंथर भी है। ठीक है, एंथर भी लगा है और हमारे पास पिस्टिल भी है, कार्पल भी है। ठीक है, अगर ये सेम प्लांट का सेम ही हमारे पास इसकी क्या है, ये हमारे पास है एंथर, एंथर है, ये है पिस्टिल। अगर ये सेम प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसकी जेनेटिक्स मान लो हमारे पास TT है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर लगे हैं एंथर, एंथर भी हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट होता है, तो इसके भी हमारे पास प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी, तो इसके जो जेनेटिक्स होगा वो भी TT होगा, इसकी जेनेटिक्स भी TT होगी। इसका मतलब है इसके जो एंथर होंगे अगर इनमें मियोसिस होगा बाद में तो एक हमारे पास बनेगा TT, मतलब एक हमारे पास गैमीट बनेगा T, दूसरा बनेगा TT। इसमें भी हमारे पास सेम एग्स जो बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, T और T बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनकी जेनेटिक्स हमारे पास सेम है। अगर बेटा फर्दर इन दोनों में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप। जीनोटाइप पता है कि आपको क्या होता है, ये चीज भी आपको जेनेटिक्स में बताई जाएगी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब आप अभी ये समझ लो टाइप्स ऑफ जीन या फिर जीन की हमारे पास क्या आइडेंटिटी है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है, इनकी आइडेंटिटी भी सेम है, तो क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप, जब हम सिमिलर जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम बेटा बोलते हैं इनब्रीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। और इनब्रीडिंग हमारे पास इनब्रीडिंग में हमारे पास क्या होता है? इनब्रीडिंग में हमारे पास कौन कौन से इनब्रीडिंग हमारे पास किस किस में हो सकता है? मतलब इनब्रीडिंग हमारे पास कैसे कैसे पॉलिनेशन में पॉसिबल है? एक तो ऑटोगैमी में पॉसिबल है और एक जिटेनोगैमी में पॉसिबल है, ठीक है। तो किस किस में हमारे पास पॉसिबल है? हमारे पास पॉसिबल है ऑटोगैमी में, ऑटोगैमी में प्लस जिटेनोगैमी में। ऑटोगैमी में पॉसिबल है और जिटेनोगैमी में पॉसिबल है। समझ आ रही है आपको ये वाली बात? ठीक है। तो इनब्रीडिंग का मतलब समझ आ गया क्या होता है? जब भी हमारे पास मीटिंग होती है दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। और क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप उसको इनब्रीडिंग बोलेंगे। और इनब्रीडिंग किस में प्रेजेंट है? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में, क्योंकि ऑटोगैमी में ही तो सेम प्लांट होता है और जिटेनोगैमी में भी सेम प्लांट होता है। तो सेम प्लांट हो जाएगा, अगर प्लांट्स की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लांट में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी की बात हो रही है। इनब्रीडिंग हमारे पास एनिमल्स में भी होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट में हमारे पास किस तरीके से इनब्रीडिंग होती है। तो इनब्रीडिंग कब हो पाएगी? जब हमारे पास प्लांट या तो ऑटोगैमी होगा, मतलब पॉलिनेशन कैसा होगा, या तो ऑटोगैमी होगा। ऑटोगैमी का मतलब है सेम ही फ्लावर का मेल और फीमेल ऑर्गन, या फिर सेम प्लांट का मेल और फीमेल फ्लावर, उनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन, ठीक है। तो प्लांट तो फिर भी दोनों केस में सेम ही है, तो उस केस में हमारे पास इनब्रीडिंग हो जाती है, ठीक है। चलो, तो आगे हम अब पढ़ते हैं कि इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट होते हैं? देखो, टॉपिक हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, लेकिन मैं आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाने से पहले इनब्रीडिंग बता रही हूँ कि इनब्रीडिंग क्या होता है। जब तक इनब्रीडिंग नहीं पता होगा तो आउटब्रीडिंग भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इनब्रीडिंग हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में हमारे पास, मैंने आपको बता दिया इनब्रीडिंग क्या होता है। अब है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट होते हैं? इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट होते हैं बेटा? ठीक है, क्यों हम इनब्रीडिंग को नहीं प्रेफर करते हैं? देखो, इनब्रीडिंग होने से हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्यू टू इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग होने से हमारे पास क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग होने से हमारे पास क्या हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे। रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब है कि हमारे पास वही कैरेक्टर बार बार आएंगे, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब क्या है? वही कैरेक्टर बार बार आएंगे। अभी आप ये इस तरीके से याद रखो कि वही कैरेक्टर बार बार आते हैं। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत क्लियरली, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि वहाँ पे आपको विजुअली समझ आएगा। यहाँ पे आप याद रखो कि इनब्रीडिंग करने से हमारे पास क्या होगा? ड्यू टू इनब्रीडिंग रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे। रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। उसके बाद क्या होगा? अगर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा? हार्मफुल ट्रेट, हार्मफुल ट्रेट इज ऑलवेज या फिर मोस्टली क्या हो जाएंगे? मोस्टली हमारे पास क्या हो जाएंगे? क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। देखो, रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास एक्सप्रेस होंगे और हमारे पास जो हमें हार्मफुल ट्रेट और जो हार्मफुल ट्रेट जो होते हैं ना, वो हमारे पास हमेशा रिसेसिव ही होते हैं।
रिसेसिव ट्रेट का आने हमारे लिए इसीलिए हमारे पास मतलब बुरी चीज़ है, क्योंकि हमारे पास जो जो हमारे पास रिसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ऑलवेज और मोस्टली, पहले तो हमेशा होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो होते ही होते हैं। मतलब जो हमारे पास हार्मफुल ट्रेट होते हैं वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। इसीलिए हम इसको बुरा मानते हैं, मतलब कि इसको गलत चीज़ मानते हैं रिसेसिव ट्रेट का आना। तो क्या करते हैं, जो इनब्रीडिंग होती है उसमें हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर आते रहते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास क्या हमारे पास देता है, वो हमको क्या देता है, हार्मफुल ट्रेट देता है, ठीक है। समझ आ गए। इसीलिए हमारे पास मतलब इनब्रीडिंग से हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, तो इनब्रीडिंग से हमारे पास एक इफेक्ट तो ये होता है भाई कि हार्मफुल ट्रेट आते हैं। हार्मफुल ट्रेट किस फॉर्म में आते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर के ट्रेट में आते हैं, ठीक है। हार्मफुल ट्रेट आए फिर क्या होता है, हार्मफुल ट्रेट आए, ठीक है, उससे क्या होगा, ड्यू टू इनब्रीडिंग हार्मफुल ट्रेट will visible, हार्मफुल ट्रेट हमारे पास विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे विजिबल, क्योंकि हमारे पास क्या होंगे, वो रिसेसिव ट्रेट होंगे, और रिसेसिव ट्रेट हमारे पास ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद टू अवॉइड इन हार्मफुल कैरेक्टर को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट, टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग के हार्मफुल इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। देयर आर सम मेथड्स, ठीक है। और उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, उन मेथड्स को हम बोलते हैं, उन मेथड्स को बेटा हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उन मेथड्स को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दोज मेथड्स विल बी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ आ गई वाली बात, देखो बोर्ड में अच्छे से, ठीक है। देखो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट होंगे, ड्यू टू इनब्रीडिंग रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस, रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास एक्सप्रेस होंगे। हार्मफुल ट्रेट इज ऑलवेज और मोस्टली रिसेसिव, और रिसेसिव कैरेक्टर तो एक्सप्रेस होंगे ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाए, लेकिन बेटा रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसीलिए ड्यू टू इनब्रीडिंग हार्मफुल ट्रेट हमारे पास विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हार्मफुल ट्रेट आएंगे तो हार्मफुल कैरेक्टर विजिबल होंगे, है ना, क्योंकि जैसे ट्रेट होता है वैसा कैरेक्टर होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। हार्मफुल कैरेक्टर विजिबल हो जाएंगे, उसके बाद टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, और इन हार्मफुल इफेक्ट, इनब्रीडिंग के हार्मफुल इफेक्ट को हमारे पास अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, और उन मेथड्स को बेटा हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ आ गई आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग समझ आ गया, ठीक है। अब मैं पीछे जा रही हूँ, देखो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप एक काम करना, आप आउटब्रीडिंग डिवाइस को इसके बाद स्टार्ट करना, मतलब आप यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पे इसके बाद आप सीधा यहाँ पे पहले इनब्रीडिंग टॉपिक डालना और व्हाट इज इनब्रीडिंग के बारे में लिखना, ठीक है। और उसके बाद पीछे जाके आप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो मैं अब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखो बेटा क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। देखो हर्माफ्रोडाइट आपके पास पहली बार ये वर्ड आ रहा है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बेटा बाइसेक्सुअल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, वो हमारे पास उनकी टेंडेंसी होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करना, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करना ना हमारे पास इकोनॉमिकली
सस्ता होता है, मतलब है ना, महंगा नहीं है। क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, हमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेटर की जरूरत के लिए हमको भाई नेक्टर चाहिए, हमको कलर्ड चाहिए फ्लावर, हमको क्या चाहिए उसमें अच्छे सेंट्स चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए। तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा ये प्लांट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये सारी चीज़ें वो करना, है ना। प्लांट ऐसा नहीं है कि फ्लावर करते नहीं है, वो करते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा कम से कम खर्चा हो, कम खर्चे में काम चल जाए, है ना। तो इसीलिए बेटा ज़्यादा खर्चा ना हो, तो हमारे पास जो फ्लावरिंग जो प्लांट है वो ज़्यादातर करते हैं, मतलब वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनके जो फ्लावर हो वो हमारे पास क्या हो, बाइसेक्सुअल हो। ये वाली लाइन समझ आई आपको। एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। ये आपके पास अब जो ये सारा सब कुछ जो इसके बाद की जो जितनी भी लाइन है ये सारा एनसीईआरटी का एज इट इज मैंने यहाँ पे कट पेस्ट करके करा है, ताकि आपको एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज समझ आए। ठीक है, ठीक है। Majority of flowering plants are hermaphrodite and pollen grains are likely to come in contact with stigma of the same flower. Plant चाहता है कि मेरे जो फ्लावर हो वो क्या हो, वो हमारे पास बाइसेक्सुअल हो, ताकि जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकले वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके जल्दी से पॉलिनेशन कर ले और वहाँ पे उसका ज़्यादा खर्चा वर्चा भी ना लगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, और इनब्रीडिंग जब हमारे पास बार बार हम कराते हैं तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का आना क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है हमारे पास हार्मफुल कैरेक्टर आने लग जाते हैं। हार्मफुल कैरेक्टर कैसे आते हैं, हार्मफुल कैरेक्टर हमारे पास आते हैं जब हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर आते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर आते हैं तो हार्मफुल कैरेक्टर आते हैं, और हार्मफुल कैरेक्टर आते हैं तो हार्मफुल ट्रेट आ जाते हैं। सॉरी बेटा, हार्मफुल ट्रेट, और हार्मफुल ट्रेट जब आते हैं तो हार्मफुल कैरेक्टर भी आने लग जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट हो वो हर्माफ्रोडाइट हो, बाइसेक्सुअल हो, ताकि वो बाइसेक्सुअल ना हो, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो। बाइसेक्सुअल होना तो प्लांट की क्या है, हमारे पास टेंडेंसी है कि वो चाहता है भाई मेरा खर्चा ना हो, इसीलिए वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन उसको क्या पता कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो उससे उसी का नुकसान हो जाएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो जाएगा तो हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट आ जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट आएंगे तो रिसेसिव कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। Flowering plant have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। इसीलिए बेटा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए, प्लांट हमारे पास क्या करता है, प्लांट हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैनी डिवाइसेस को डेवलप करता है। प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस, प्लांट ने ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप करके रख दिया है जिससे हमारे पास ये सारी चीज़ें ना हो, जो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे। मतलब प्लांट अपने पास ऐसे कुछ जुगाड़ कर लेता है कि उसका सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। क्या ना हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो इनब्रीडिंग नहीं होगी, इनब्रीडिंग नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं आएगा। तो प्लांट ऐसे कुछ जुगाड़ अपने लिए करता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डेवलप मैनी डिवाइसेस। वो जुगाड़ है हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। समझ आ गई बात? ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। ठीक है, चलो हमारे पास पहला जो इनब्रीडिंग डिवाइस है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, एनसीईआरटी का ही ये पॉइंट, एनसीईआरटी ने आपको 4 पॉइंट लिखे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस के। एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं, उन्हीं 4 पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हमारे पास है, ठीक है, पहली बात है हमारे पास, इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma stigma become receptive, or stigma become receptive much before the release of pollen। देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है कि इन ब्रीडिंग को ना होने देना। ठीक है, इन ब्रीडिंग को ना होने देना, और इन ब्रीडिंग का मतलब हमारे पास क्या है
सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। इनब्रीडिंग का मतलब है कि सेम ही जेनेटिक्स में पॉलिनेशन हो जाना। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब भी वही है कि सेम जेनेटिक्स में पॉलिनेशन हो रहा है। तो इनब्रीडिंग का मतलब हमारे पास है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग का ही मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होना, खुद के ही साथ पॉलिनेशन हो जाना। तो वहाँ पे अगर खुद के साथ पॉलिनेशन हो जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हमें रोकना है। रोकने के लिए हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चाहिए, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट ने किस तरीके से डेवलप करा है वही यहाँ पे लिखा गया है कि सम स्पीशीज में क्या होता है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। मतलब कि पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का हमारे पास रिसेप्टिव होना दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो क्या होता है कि पॉलन हमारे पास स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाता है। तो पॉलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा वहां रिसेप्टिव ही नहीं हुआ, तो क्या वहां पे पॉलिनेशन हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो पॉलन रिलीज हुआ है वो किसी और प्लांट के किसी फ्लावर में जाके पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है। या फिर क्या होता है कि स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, या फिर क्या होता है कि स्टिग्मा है ना वो पॉलन के रिलीज होने से पहले ही रिसेप्टिव हो गया, ताकि कहीं और का एंथर आके उसको, कहीं और के एंथर से कोई और पॉलन ग्रेन आके उसको पहले ही फर्टिलाइज कर दे। पहले ही अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो वहां पे क्या नहीं होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास एक तरीका का क्या है, प्लांट ने क्या डेवलप किया है बेटा, ये प्लांट ने क्या करा है, डेवलप किया है हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। ओके, देखो इस तरीके से भी मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ कि ये जैसे कि हमारे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास तरीके का कोई एंथर लगा है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे पिस्टिल लगी है। तो ये दोनों इसका एंथर, इसका हमारे पास एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, और इसकी जो क्या होती है, रिसेप्टिविटी होती है, ये हमारे पास क्या नहीं होता है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन और रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है ये दोनों प्रोसेस। समझ आ गई? स्टिग्मा का हमारे पास रिसेप्टिव होना और पॉलन ग्रेन का रिलीज होना, तो देयर विल बी नो इनब्रीडिंग। So there will be no inbreeding। समझ आई हमारे पास? दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी है इन सम प्लांट ठीक है, in some other species the anther and stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower, both these devices prevent autogamy। देखो कुछ स्पीशीज हमारे पास ऐसे होती हैं जहाँ पे जो पॉलन, जो हमारे पास ये हमारे पास पॉलन है, ठीक है, ये पॉलन है और ये हमारे पास है पिस्टिल। तो पिस्टिल और पॉलन के सॉरी ये हमारे पास है एंथर। क्या एंथर और हमारे पास पिस्टल की पोजीशन सेम है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, ये यहाँ से पॉलन ग्रेन हमारे पास रिलीज होके कहीं और चले जाएंगे। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन हमारे पास कहीं और चले गए, ठीक है, और ये हमारे पास है पिस्टिल है। तो पिस्टिल हमारे पास कहीं और से आ गए, पॉलन ग्रेन कहीं और से इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आ गए, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पॉलिनेशन हो गया, इसमें हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये हमारे पास एक और डिवाइस है, ठीक है। प्लांट इसको डेवलप करता है, इस कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करता है कि वो अपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशंस को अलग अलग कर दें, ठीक है। ये हमारे पास एक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बेटा
दूसरा हमारे पास है द थर्ड डिवाइस। दो हमने पढ़ लिए ना, थर्ड डिवाइस हमारे पास है टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग वही इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड हमारे पास जो डिवाइस है इनब्रीडिंग को रोकने के लिए, वो हमारे पास है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ pollen from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination और pollen growth in the pistil। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने ही प्लांट के पॉलन को फर्टिलाइज ना होने देना। ठीक है, जब हमारे पास अगर जो है कि एक स्टिग्मा है, उसी मतलब एक फ्लावर का स्टिग्मा है और उसी फ्लावर का हमारे पास पॉलन है। ठीक है, उसी फ्लावर का पॉलन है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन है, सेम इन बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, दोनों में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो दोनों ही एक ही बात है कि उसी का जेनेटिक मतलब उसी फ्लावर का दूसरा ऑर्गन हो, मतलब उसी फ्लावर का ही वो ऑर्गन हो, अपोजिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। सेम बात है ना, जेनेटिक्स तो सेम है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, जब हमारे पास देखो इस तरीके से, ये हमारे पास एक फ्लावर है। ठीक है, ये हमारे पास एंथर है और ये हमारे पास क्या है? पिस्टिल है। क्या होता है कि यहाँ एंथर से हमारे पास क्या गए? पॉलन ग्रेन जाके यहाँ गिरे, तो जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है ना, इसको पता चल जाएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई ये सेम जेनेटिक्स है, इस प्लांट का ही हमारे पास क्या है, मतलब प्लांट को तो पता चल जाएगा ना। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल रहे हैं, मतलब कि इनकम्पैटेबल ही नहीं है वो, क्या वो मतलब कंपेटेबल ही नहीं है। हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं ना, मतलब कंपैटिबिलिटी ही नहीं है उसमें, उसको रिसीव करने का। कंपेटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम प्लांट का ही है, सेम जेनेटिक्स का ही है, इसीलिए प्लांट ने बोल दिया, उसने भाई एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर हमारे पास सेम प्लांट का या फिर सेम जेनेटिक्स का हमारे पास कोई गैमीट आएगा, तो हम भाई उसके लिए इनकम्पेटेबल हैं, हम उसको कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अपने साथ, है ना, हम उसको जर्मिनेट नहीं होने देंगे। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल हमारे पास क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है। तो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन जब निकलता है, तो वो पॉलन ग्रेन हमारे पास, पॉलन ग्रेन के अंदर ही हमारे पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर ही जो गैमेट बनते हैं, जो गैमेट्स के अंदर ही कुछ जो सेल्स होती हैं, वही हमारे पास पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो जो ये पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल इसको पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं करने देगा। ठीक है, इसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मेरा ही कोई भाई है ना, तो कैसे मैं इसको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने दूं? तो ये इसको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने ही नहीं देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए कि कंपैटिबल क्या होता है। कंपैटिबिलिटी क्या होती है, पहले तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा एक्सेप्ट पॉलन। जब हमारे पास स्टिग्मा पॉलन को एक्सेप्ट कर ले, तो आप समझ जाओ कि कंपैटिबिलिटी है भाई। ठीक है, कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, और इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा हमारे पास रिजेक्ट कर दे पॉलन को, है ना। अगर उसने उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो समझो कंपैटिबल है, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये समझ लो कि वहां पे वो इनकम्पैटिबल है। ठीक है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी क्या होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट
इज रिजेक्टेड। ये हमारे पास मतलब होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, तो यहाँ पे हमारे पास यही बात कही गई है कि पॉलन, सेम प्लांट के पॉलन को जो पिस्टिल है वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि सेम प्लांट से आएगा तो पॉलन उसको, जो स्टिग्मा है उसको पॉलिनेट ही नहीं होने दे रहा है, तो इनब्रीडिंग नहीं होगी। इनब्रीडिंग नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। तो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस बेटा हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो हमारे पास है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करना, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होगा ना, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि हमारे पास सेम ही, सिर्फ एक ही उसमें क्या है, एक ही उसमें ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एक ही हमारे पास उसमें गैमीट निकलेगा, मतलब कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे पास इनब्रीडिंग नहीं आएगा, तो इनब्रीडिंग नहीं होगा तो हमारे पास अनदर जो हमारे पास प्रिवेंट है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, वो हमारे पास है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करना, प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे। ठीक है, if both male and female flower are present on the same plant such as castor, maize, such as castor or maize। ठीक है, कैस्टर और मेज में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर हमारे पास क्या होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, मोनोशियस कंडीशन होती है। मैंने आपको ये वहाँ पे एग्जाम्पल लिखवाए भी थे। ठीक है, जब मैंने आपको बाइसेक्सुअल क्या होता है ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो कैस्टर और मेज का एग्जाम्पल उसे ही मतलब कैटेगरी में मैंने आपको लिखवाया था। तो ये कंडीशन देखो क्या होती है, मोनोशियस कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, मोनोशियस। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी। देखो ये कंडीशन हमारे पास ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है। कैसे, ठीक है, यही समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक मिनट, आप इस पॉइंट को ए नंबर डाल दो, यहाँ पे इसको ए डाल दो और इसको हमारे पास यहाँ से बी डाल दो। ठीक है, तो पहले तो आप ए वाला पॉइंट समझो कि इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर और मेज, ठीक है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोशियस। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। तो ये ऑटोगैमी को कैसे प्रिवेंट करता है, जिटोनोगैमी को प्रिवेंट क्यों नहीं करता है। ठीक है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कैसे कर रहा है, ये देखो, ऑटोगैमी को वो ये प्रिवेंट ऐसे कर रहा है कि इस कंडीशन में जो हमारे पास जो ए वाली कंडीशन है ना, ए वाली कंडीशन, इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इस कंडीशन में हमारे पास हो रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेज एंड कैस्टर है। और मेज और कैस्टर में क्या होता है बेटा, मैंने आपको चीज बताई थी कि मेज और कैस्टर में क्या होता है, इनमें हमारे पास होता है कि प्लांट ना बाइसेक्सुअल होता है, प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। मेज और कैस्टर में क्या होता है, मेज और कैस्टर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इन्हीं एग्जाम्पल को कंसीडर करके बता रहे हैं कि मेज और कैस्टर में क्या होता है, प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल होता है लेकिन फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल होता है। इसका मतलब यह है कि एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन होगा लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगा। ऑटोगैमी क्यों नहीं होगा, आप मतलब आपको अभी तक समझ तो आ जाना चाहिए कि ऑटोगैमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लांट हमारे पास, क्योंकि फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल है। नहीं समझ आया तो दोबारा समझो। देखो, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऊपर लिखा हुआ है इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट
जिटेनोगैमी, it prevent autogamy but not geitonogamy, so inbreeding is possible। यहाँ पे inbreeding possible होगा, inbreeding can occur। क्यों? क्योंकि बेटा ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है लेकिन जिटेनोगैमी तो पॉसिबल है ना। और जिटेनोगैमी हमारे पास क्या है? जिटेनोगैमी हमारे पास एक सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। तो देखो इन कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है ना, इसमें एक तो हमारे पास ये हमारे पास मेल हमारे पास है, ठीक है, एंथर है, और ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे फीमेल हमारे पास लगा है, फ्लावर लगा है, फीमेल जो है फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। प्लांट तो ये हमारे पास बाइसेक्सुअल हो गया ना, बाइसेक्सुअल हो गया, प्लांट बाइसेक्सुअल है। फ्लावर भले ही दोनों क्या हैं, फ्लावर भले ही दोनों क्या हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है, फ्लावर हमारे पास क्या है, दोनों यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल है। जब फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल होते हैं लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल होता है तो इस कंडीशन में बेटा हमारे पास ऑटोगैमी क्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए क्या होता है, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है कि सेम फ्लावर का हमारे पास क्या हो, सेम फ्लावर के अंदर जब हमारे पास पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब है जिटेनोगैमी हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी इन केस ऑफ कैस्टर एंड मेज। कैस्टर और मेज के ही रिस्पेक्टिव में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैस्टर और मेज के बेसिस पे आप समझो। कैस्टर और मेज में क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास जो फ्लावर होते हैं वो तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल होता है, और प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगैमी तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जिटेनोगैमी पॉसिबल है। जिटेनोगैमी पॉसिबल है तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो हमारे पास इनब्रीडिंग आ सकता है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा। जिटेनोगैमी इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आ गई। लेकिन मोटा मोटी आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे हमने ऑटोगैमी को नहीं होने दिया, तो थोड़ा सा तो यहाँ पे आया ना इंप्रूवमेंट कि ऑटोगैमी नहीं हुआ तो इनब्रीडिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको बी नंबर बताया गया है कि इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, ठीक है, सच एज पपाया का एग्जाम्पल दिया गया है। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर हमारे पास डिफरेंट प्लांट में होते हैं, दैट इज ईच इज आइदर मेल और फीमेल, डायोसी होती है, डाइशियस होता है। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड बोथ जिटेनोगैमी। ये कंडीशन हमारे पास ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों को नहीं होने देता है, कॉज हमारे पास क्या होता है, पपाया में हमारे पास होता है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है वो दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं। अगर प्लांट ही अलग अलग है तो बेटा ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसमें इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल होता है। देखो किस कैसे, हाँ, बी कंडीशन आपको बताते हैं। बी किसके केस में, पपाया। एक और एग्जांपल यू कैन राइट, डेट पाम। डेट पाम में भी सेम बात है। पपाया और डेट पाम में क्या वो बोलते हैं, प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, प्लांट इज यूनिसेक्सुअल एंड फ्लावर इज ऑल्सो यूनिक। क्योंकि प्लांट ही यूनिसेक्सुअल तो फ्लावर कैसे बाइसेक्सुअल हो जाएगा, फ्लावर इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल। और अगर प्लांट और फ्लावर देखो, अगर हमारे पास ये प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ठीक है, मेल है, और ये हमारे पास फीमेल है, फीमेल है। तो जब मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग बेटा दोनों ही अलग अलग प्लांट में है, दोनों ही अलग अलग ट्री में है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी का होना? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएंगे इसके स्टिग्मा पे, तो ये कंडीशन में तो हमारी जीनोगैमी होती थी, जीनोगैमी होती थी ना ओनली, आप इसको कट मत, जीनोगैमी पॉसिबल, कई बच्चे इसको एक्स को कट समझ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट हमारे पास क्या है, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि प्लांट हमारे पास क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है।
इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास ऑटोगैमी नहीं होती है, जिटनोगैमी भी नहीं होती है, सिर्फ जीनोगैमी होती है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में जो ए वाली कंडीशन है, यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होती है लेकिन जीनोगैमी पॉसिबल है, सॉरी जिटनोगैमी पॉसिबल है, और जीनोगैमी भी आपके पास हो सकती है। अगर जीनोगैमी होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। बी पॉइंट आपको ये वाला मैंने समझाया पपाया और डेट पाम के लिए। इस डेट पाम को भी मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होगा ही, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो यहाँ पे सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है। और इस तरीके से आपके पास ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके पास आउट ब्रीडिंग डिवाइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, इन ब्रीडिंग आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत 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 अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करो, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना, एनसीईआरटी की ही लाइंस को मैंने आप यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी की ही लाइन को पढ़ाया है। यही आपके पास एनसीईआरटी में यही चीज़ें दे रखी हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ आउट ब्रीडिंग डिवाइस का दे रखा है, लेकिन उसके आगे पीछे की सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स तक शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।